बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी का, जिससे हम थोड़ा सा बीआरएस को भी टच देते होते हैं और पैथोमा को भी टच देते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 जब हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो हमारा है हमारे पास ग्रोथ अडाप्टेशंस। उसके बाद उसमें आती है हमारे पास सेल इंजरी वगैरह, और उसके बाद आती है सेल की डेथ। उसके बाद 2 और टॉपिक्स आते होते हैं, वो भी हम ज़रूर करेंगे। अब हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ग्रोथ अडाप्टेशन में हम जो बात सबसे पहले पढ़ने से पहले जिस बात का हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को आप एक नॉर्मली तरीके से लो कि स्ट्रेस होती क्या है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। स्ट्रेस आपकी दिमागी स्ट्रेस होती है, माइंड की होगी, आपकी स्केलेटल स्ट्रेस हो सकती है, ठीक हो गया, आपकी मस्कुलर स्ट्रेस वगैरह हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपनी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो आपकी जो सेल होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर आप अपनी स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे तो सेल की इंजरी हो जाएगी, और अगर आप अपनी स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी। यानी इस तरह हम इस तरह कहते हैं कि हमारे पास है एक जिम बॉय है, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है अपने मसल्स, उसके अपने मस्कुलर सिस्टम्स में, मसल्स में, अपनी है ना मस्कुलर में हमारे वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। जिस स्ट्रेस लेने की वजह से उसके अंदर हुआ क्या है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया। अब वेट गेन हुआ है, आपका सेल चेंज हुआ, हम ये कह सकते हैं। यानी अगर उसका था 60 kg वेट, ठीक है, उसका 70 kg तक वेट चला गया, 70 kg तक वेट चला गया। ये क्यों गया? ये आपकी इस वजह से गया क्योंकि उसके अंदर सेल के अंदर चेंज आई स्ट्रेस लेने की वजह से, ठीक है। अगर उसका वेट कम था, ठीक है, 50 kg था, तो 60 तक चला गया। जब वो गया तो उसको हम कहेंगे वो आपके अंदर आ गई, उसके अंदर स्केलेटल स्ट्रेस थोड़ी बढ़ी, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर चेंजिंग आ गई। हम इसमें सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अडाप्टेशंस क्या होती हैं, ग्रोथ एंड अडाप्टेशन। उसके अंदर जो हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो होती है हाइपरट्रॉफी। वैसे तो ये कंडीशन जो है ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाइपरट्रॉफी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाए, सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाए, उसको आप हाइपरट्रॉफी कहते हैं। किसकी वजह से? स्ट्रेस के आने की वजह से। अब हम कहेंगे अगर स्ट्रेस नहीं आती तो हमारा सेल का साइज़ कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। स्ट्रेस ली, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये आपके पास जो स्ट्रेस है वो एक फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। फिजियोलॉजिकल भी इसको कह सकते हैं, उसके बाद हम इसको पैथोलॉजिकल भी कह सकते हैं। अच्छा, हम इसको फिजियोलॉजिकल कैसे कहेंगे, पैथोलॉजिकल कैसे कहेंगे? फिजियोलॉजिकल से मुराद है आपका एक अब नॉर्मली इंक्रीज होना सेल का साइज का, लेकिन पैथोलॉजिकल में आपको कहेंगे कि आपका अब नॉर्मल होना, यानी पैथ से मुराद होता है आपका काज होना। इस वजह से हम इसको कहेंगे अब नॉर्मली आपका सेल का जो है ना वो इंक्रीज। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है और पैथोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है। अब हम एक बात लेते हैं, हम कहते हैं कि सेल का साइज इंक्रीज हुआ, आपने स्ट्रेस लेने से आपके हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। आपके हार्ट का जब साइज़ इंक्रीज़ हुआ, अब मैं कहूँगा कि ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास जो है ये नॉर्मल मेरा हार्ट है, यहाँ की जो मेरे पास ये आयोटिक वेल थी ये होगी बंद, इसको कहते हैं आयोटिक स्टीनोसिस होगी। यहाँ हमारे पास आयोटिक स्टीनोसिस सॉरी कहते हैं कि नैरो होगी। ये आपकी जो आयोटिक है ये आपकी होगी नैरो। जब ये नैरो होगी तो आपके अंदर ब्लड इधर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपका ये वाला जो एट्रियम था, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका बड़ा हो गया। इसको आप कहते हो पैथोलॉजिकल प्रोसेस कहते हो कि आपका जो है वो कोई भी साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल कहते हो कि नॉर्मली इंक्रीज हो। ठीक हो गया। हम जो है हाइपरट्रॉफी की जो सिंपल चीज़ें हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं सेल का साइज इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस आपने अप्लाई की, आपके सेल का साइज इंक्रीज हो गया। इसमें आप एग्जांपल सिर्फ एक लो लो, वो बड़ी बात है। हम कहेंगे कि हमारा जो वो जिम बॉय वाला गया वो जिम में गया और उसने अपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दी, अपने स्केलेटल मसल्स पर स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दी। जब उसने स्टार्ट कर दी तो साथ ही आपके सेल का साइज इंक्रीज हो गया। इस प्रोसेस को आप हाइपरट्रॉफी कहते हो। नेक्स्ट प्रोसेस हम कहेंगे, इसमें आता है आपका हाइपरप्लाजिया। अब हाइपरप्लाजिया क्या होता है? हाइपरप्लाजिया हम ये कहेंगे कि आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। उसमें आपका एक सिंगल सेल का जो साइज है वो आपका बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइपरप्लाजिया के केस में आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह आपके सेल्स इंक्रीज कर जाते होते हैं। अब इसमें आप कैसे एग्जांपल कह सकते हैं? इसमें आप ये लेंगे, आप कह सकते हैं कि लिजर्ड की एग्जांपल ले लें, जो कि मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लें कि लिजर्ड की जो टेल होती है वो क्या करवा रही होती है, उसकी जो टेल होती है वो खुद ब खुद
कट जाती है, या फिर वो किसी भी सिचुएशन के अंदर, डेंजर सिचुएशन के आगे खुद ब खुद वो रिलीज़ कर देती होती है टेल। लेकिन बाद में ये वाली जो टेल है वो आपकी दोबारा बनती होती है इस तरह सेल्स के साथ, आपके सेल्स दोबारा बनते हैं और ये टेल आपकी दोबारा रीजनरेट हो जाती होती है। दूसरी एग्जांपल ले लें, दूसरी एग्जांपल में आपका लिवर आ जाता होता है। ये देखें लिवर आ गया है, लिवर को कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। वो कैसे करते हैं, लिवर का आधा हिस्सा लिया और दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो ऐसे ट्रांसप्लांट करा दिया। अब होता क्या है, आधा हिस्सा हमने काट दिया, ये वाला जो हिस्सा है हमने दूसरे ट्रांसप्लांट किया। अब होता क्या है कि बाकी हिस्सा जो है वो खुद ब खुद लीवर का बनने लग जाता है। अब बनने कैसे लगा, इसके अंदर जो सेल्स थे वो नए बनना स्टार्ट हो गए। जब इसके जो सेल्स थे वो नए बनना स्टार्ट हो गए, अब आप इस प्रोसेस को कहोगे भैया हाइपरप्लाजिया का प्रोसेस। ये इस तरह आपके सेल बने, इसका हाइपरप्लाजिया का प्रोसेस। पहले हमने पढ़ा हाइपरट्रोफी, फिर हम पढ़ रहे हैं जी हाइपरप्लाजिया क्या होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास एक कंडीशन होती है उसमें हम कहते हैं एट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी का केस क्या होता है, इसको हम कहते होते हैं। अच्छा, अब एट्रोफी के अंदर क्या होता है, आपके स्ट्रेस के कम होने की वजह से, स्ट्रेस के आपके कम होने की वजह से आपका जो सेल के जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता होता है। यानी हाइपरट्रोफी का दूसरा नाम मैं कह सकता हूँ, उसका ऑपोजिट हाइपरट्रोफी है, और हाइपरट्रोफी को ही एट्रोफी कहते हैं। ठीक हो गया, यानी स्ट्रेस के कम होने की वजह से आपका सेल का साइज डिक्रीज कर गया। हमने पढ़ा था हाइपरट्रोफी के अंदर क्या हुआ था, हाइपरट्रोफी के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस। लेकिन इन द केस ऑफ द एट्रोफी आपके जो सेल का साइज, स्ट्रेस कम होने की वजह से आपके सेल का साइज डिक्रीज हो जाता होता है एट्रोफी के अंदर। ठीक हो गया, हमें जो एट्रोफी के अंदर हम जो मेन इंपॉर्टेंट वो लेते होते हैं, एग्जाम्पल लेते होते हैं, जो कि बाकी बुक्स वाले भी ज़्यादातर बताते होते हैं, उसमें आपका होता है उबिक्यूटिन प्रोटियोजोम, ओबिक्यूटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन, ये हम एग्जांपल लेते होते हैं इसके अंदर। अब हम इस एग्जांपल को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, हम इस तरह कहते हैं कि हमारे पास ना उबिक्यूटिन नाम का एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर। एंजाइम होता है, ठीक है, या पैरासाइट वगैरह होता है, पैरासाइट तो नहीं होता, एक एंजाइम होता है। ये करवा क्या रहा होता है, ये आपकी प्रोटीन के साथ मिलता है, आपकी प्रोटीन के साथ मिलता है, और ये आपके ही सेल्स को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। यानी मैं कहूँगा ये हमारा सेल, ठीक है, ये सेल है हमारा, ये हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियस है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये लाइसोसोम वगैरह पड़ा हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस पड़ा हुआ है, उसके बाद ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। और साथ ही आपके पास एक पड़ा होता है ऑर्गेनल, जो मैंने बात की है उबिक्यूटिन। इस तरह ये करता क्या है, ये एक सिचुएशन में आके, यानी जो बात याद रखनी है उबिक्यूटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन की एग्जांपल में, करता क्या है, उबिक्यूटिन प्रोटियोसोम को, इसको अगर आपको बाकी साथ कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आता है पहले तो उसको किल करेगा। लेकिन इन द सिचुएशन जहां आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे, यानी आपका एटीपी कम बन रहा है, ठीक है, आपका एनएडीपीएच वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एनर्जी वगैरह कम बन रही है, उबिक्यूटिन को तो चाहिए, उबिक्यूटिन को कुछ ना कुछ चाहिए है जिसने वो उसने गेन करना है। उबिक्यूटिन आके क्या करेगा, आपके ही माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा, आपके ही न्यूक्लियस वगैरह को खा जाएगा, आपके ही इसको खा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए है उबिक्यूटिन को, ठीक है। जब वो खा जाएगा, यानी ये उबिक्यूटिन की एग्जांपल आप इस तरह लें कि जब एक इंसान है, उसने खाना खाना छोड़ दिया है, पहले वो खाना सही तरह खाता था, अब उसने खाना खाना छोड़ दिया है। जब उसने खाना खाना क्या कम कर दिया है, जब उसने खाना खाना कम कर दिया तो वो कमज़ोर होता रहता है। कमज़ोर से मुराद उसका जो सेल है उसका साइज उसका डिक्रीज कर जाता है। साइज डिक्रीज कैसे किया, उबिक्यूटिन ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे खा लिया, उसको बहुत ज़्यादा ना शेप में पैरेलल बॉडीज़ के अंदर चेंज कर दिया, छोटी छोटी बॉडीज़ के अंदर चेंज कर दिया। जब उसने चेंज कर दिया तो आपका जो सेल का साइज़ था वो डिक्रीज कर जाता होता है आपके, क्योंकि आपके सेल के अंदर सारा का सारा साइटोसोल है, साइटोस्केलेटन वगैरह, वो सब डिक्रीज होगी, आपका चेंज हो गया, उसको कहें उबिक्यूटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन। ये आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट आती होती है, ठीक है। ये किस में हम पढ़ते हैं, हम एट्रोफी के अंदर पढ़ते हैं, बात वो ये करता होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती होती है, हमारे पास नेक्स्ट आती है मेटाप्लाजिया की। ठीक हो गया, हम बाद में थोड़े से एमसीक्यूज भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेटाप्लाजिया क्या होता है, मेटाप्लाजिया क्या होता है। अच्छा, अब मेटाप्लाजिया की हम बात इस तरह करेंगे कि मेटाप्लाजिया में वैसे तो वो आपको सिंपल बताएगा कि इसके अंदर एपिथीलियम टू एपिथीलियम होता है, यानी एक एपिथीलियम दूसरी एपिथीलियम के अंदर चेंज हो जाती है इन द केस ऑफ द मेटाप्लाजिया, ठीक है। अच्छा, अब ये होती कैसे है, एक है आपके पास, ये हमारे पास है इसोफेगस है, ये हमारे पास स्टमक है, उसके बाद ये है, यहाँ से ये आपकी नज़ल कैविटी है, यहाँ से सिगरेट पी रहा था, मुँह से मुँह से वो सिगरेट पीता है, जब वो पीता है वो इसोफेगस पे जाती है, वो इसोफेगस पे जाके वो ऐसे वाल्स पे एक्ट करती है, क्योंकि कार्सिनोजेंस होते हैं सिगरेट के अंदर, जो वो ड्रग्स होते हैं वो जाके ऐसे आपके एक्ट करते हैं, आपकी वो
इस एपिथीलियम को, जो कि हमारे पास होती है स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है, उसको वो किसी भी एपिथीलियम के अंदर चेंज कर देता है। इस स्क्वैमस एपिथीलियम को वो हमारे पास चेंज कर देता है जी सिंपल कोलमनार के अंदर चेंज कर देता होता है, ठीक है, म्यूसिंग स्क्वैमस एपिथीलियम के चेंज कर देता होता है। जैसे ही आपकी एपिथीलियम दूसरी एपिथीलियम के अंदर चेंज होगी, आप उस केस को कह सकते हो वो है मेटाप्लाजिया। सिंपल बात, यानी आपकी सेल की जो शेप है, एपिथीलियम चेंज हो गई, सेल की शेप चेंज हो गई, एक एपिथीलियम के चेंज होने से आपकी चेंज हो। अब मैं कहूँगा ये हमारे पास इसोफेगस और ये है स्टमक, ठीक है। अब यहाँ से वो एसिडिक वाली ज़्यादा चीज़ें खा रहा था, और एसिडिक वाली ज़्यादा चीज़ें खाने की वजह से ये हमारे पास था स्टमक, ठीक है। उसने एसिडिटी वाली ज़्यादा चीज़ खाने की वजह से उसने स्टमक की एपिथीलियम को दूसरी एपिथीलियम के अंदर चेंज कर दिया। स्टमक की नॉर्मली एपिथीलियम होती है सिंपल कोलमनार एपिथीलियम, उसको उसने चेंज कर दिया म्यूसिंग स्क्वैमस एपिथीलियम के अंदर, ठीक है। जब स्क्वैमस की स्टमक की एपिथीलियम चेंज हो जाती है तो होता क्या, आप इस केस को कहोगे वो है मेटाप्लाजिया। यानी ये हर काम हो कब रहा है, ये आपके स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से हो रहा है। अगर स्ट्रेस अप्लाई ना होगा तो ये काम नहीं हो सकता। अब हमारे पास उसके बाद क्या आता होता है, अच्छा इसके बाद हम ना दो ऐसे कैंसर्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम तो इससे पहले डिस्प्लाजिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो मैंने बात बताई ये पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लाजिया क्या होता है, डिस्प्लाजिया क्या होता है। अच्छा, हमने कहा था कि हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लाजिया होता है, एट्रोफी होती है, या फिर मेटाप्लाजिया होता है। अगर तो ये सारे के सारे प्रोसेस एक एक्सीड से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो आप उसको कहोगे डिस्प्लाजिया। वैसे सिंपल डिस्प्लाजिया का दूसरा नाम होता है प्री कैंसरस स्टेज, प्री कैंसरस स्टेज डिस्प्लेजिया का नाम होता है। अच्छा, अब मैं कहूँगा कि मेरा जो स्ट्रेस था बॉडी के अंदर वो अप्लाई हो गया, यानी हाइपरट्रोफी हो रही थी बॉडी में, हाइपरट्रोफी हो रही थी बॉडी में। पहले बॉडी का वेट गया 60, फिर 70 गया, फिर 80 गया, फिर 90 गया, फिर 100, वो एक्सीड ही करता रहा। जब वो वाला बॉडी का टेम्परेचर हमारा एक्सीड ही करता रहेगा तो हम इसको कहेंगे ये अभी की कंडीशन प्री कैंसरस स्टेज में जा सकती है, और इस जो प्री कैंसरस स्टेज में चलेगी उसको आप डिस्प्लाजिया कहते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसमें करता क्या है, डिस्प्लाजिया की कंडीशन के अंदर आप इसके अंदर इसकी क्या कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ये कैंसर स्टेज नहीं है, बायोप्सी वगैरह भी कर सकते हो प्री कैंसर स्टेज में, सारे के सारे। लेकिन जब कैंसर होता है, कैंसर के अंदर फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है जिसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, स्क्रीनिंग कर सकते हो, ठीक है। किसी में ये नहीं होती, किसी में बायोप्सी होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि डिस्प्लाजिया आपकी प्री कैंसर स्टेज को ही कहते हैं, ठीक हो गया। यानी आपकी हाइपरप्लाजिया था, हाइपरप्लाजिया आपके आपके जो सेल्स थे, या लीवर है आपका, ठीक है, लीवर के सेल्स बनते रहे, लीवर आपका एक्सीड करता रहा। अब आपका जो लीवर होगा वो आपका लीवर का सिरोसिस हो सकता है, ठीक हो गया, लीवर का सिरोसिस हो सकता है, लीवर का फेलियर हो सकता है, लीवर जो है वो आपका मगैली हो जाएगी, लीवर भरा हो जाएगा, बड़े होने की वजह से आपका कैंसर स्टेज में जा सकता है, और प्री कैंसर स्टेज को आप कहते हो डिस्प्लाजिया, ठीक हो गया। हमने अब जो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी हाइपरट्रोफी क्या होती है। हाइपरट्रोफी होती है सेल का साइज इंक्रीज होना विद द इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस। उसके बाद पढ़ी हाइपरप्लाजिया क्या होती है। हाइपरप्लाजिया होती है आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना विद द इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी एट्रोफी क्या होती है। एट्रोफी होती है आपका स्ट्रेस डिक्रीज होना विद द डिक्रीज ऑफ द सेल साइज। उसके बाद हमने पढ़ा मेटाप्लाजिया क्या होती है। मेटाप्लाजिया में विद स्ट्रेस के इंक्रीज होने की वजह से आपका एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में चेंज हो जाती होती है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है डिस्प्लाजिया क्या होता है। डिस्प्लाजिया के अंदर हमने एक बात पढ़ी है कि इसको प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ एक्सीड लिमिट तक चल जाती है तो वो कैंसर से पहले वाली स्टेज तक रसाई उसकी हो जाती होती है, यानी पहुंच जाती है। अच्छा, अब हम इसमें जो हम कुछ रह गए हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास एप्लाजिया क्या होती है। एप्लाजिया का पता होना ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लाजिया और क्या होती है। दूसरी बात एनाप्लाजिया क्या होती है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होती है एप्लाजिया, एक होती है एनाप्लाजिया क्या होती है, एक होती है हमारे पास हाइपोप्लाजिया क्या होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें ये बात देखेंगे कि एप्लाजिया का मतलब है आपका जो सेल है वो फेल हो गया, डिवेल्प होना है, फेल टू डिवेल्प। यानी ए का मतलब ही है आपका एब्सेंट। आपका जब एब्सेंट हो गया, क्या प्लाजिया कहते हैं हम पर क्या है हाइपर प्लाजिया में। यानी प्लाजिया होता है आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, और हाइपर प्लाजिया होता है नंबर ऑफ सेल ज़्यादा इंक्रीज करना, और ए प्लाजिया होता है नंबर ऑफ सेल्स बनना ही ना। और एनाप्लाजिया को मैं क्या कहूँगा कि नंबर ऑफ सेल्स बने ज़रूर हैं लेकिन एबनॉर्मली बने हैं। जब आपके नंबर ऑफ सेल्स एबनॉर्मली बनेंगे आप उसको एनाप्लाजिया कहोगे। एनाप्लाजिया हो गया। एप्लाजिया क्या, आपके फेल सेल बने ही नहीं। अब मैं इसको क्या कहूँगा,
अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ कि एट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, जब बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में होता है फीटस में, उसमें क्या होता है, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर या भी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी ये जो फिंगर्स होती हैं, ये वाली फिंगर, ये आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो सेल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं बनना। जब ये वाले सेल्स आपके फेल हो जाते हैं बनना, तो ये सेपरेट हो जाती हैं, ये वाले सेल्स फेल हो जाते हैं। वो सेल्स नहीं होते जो हमारे पास पहले कहते हैं ना, कोई का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, 7 मंथ में या 8 मंथ में या 9 मंथ में भी, तो बच्चे में आपके इधर फिंगर्स के दरमियान हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। वो आपके सेल्स एक फेलियर सेल्स होते हैं जिसका कोई काम नहीं है, जिसने बाद में खुद ब खुद रिमूव हो जाना होता है। ये वाले सेल्स आपके फेल हो जाते हैं, कुछ में बनते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बनते हैं लेकिन बाद में भी वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनको खुद कर दो रिमूव, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ दोबारा नहीं बनते क्योंकि वो ए प्लाजिया वाली कंडीशन होती है, उसमें उसमें आपका जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, फेल होते हैं बनना। लेकिन एनाप्लाजिया में क्या होता है, एनाप्लाजिया में आपके नंबर ऑफ सेल्स एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एबनॉर्मली इंक्रीज करने में मैं कहूँगा कि आपके, मैं कह सकता हूँ इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी पार्ट होता है हमारा ईयर, ठीक है, कोई पेशेंट होते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ईयर है, ईयर जो होता है वो एबनॉर्मल सेल्स, ईयर ये हमारे पास ईयर है, ठीक है। ईयर में हमारे पास यहाँ ऊपर एबनॉर्मली सेल्स बन रहे होते हैं, एबनॉर्मली सेल्स बन, इसको आप एनाप्लाजिया कहोगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह कह लें कि किसी के अंदर जो होती हैं वो 6 फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उसको भी मैं कह सकता हूँ वो है एनाप्लाजिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँगा कि होता है कि हमारे अंदर कोई वो बनता है, पस वगैरह बनता है, एबनॉर्मली बन रहा होता है, वो आपका एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, उसको आप एनाप्लाजिया कहोगे। अब हाइपोप्लाजिया क्या होता है, हाइपरप्लाजिया और हाइपोप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना विद इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस, लेकिन इधर मैं कहूँगा, इधर मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस के डिक्रीज होने की वजह से आपके स्ट्रेस के डिक्रीज होने की वजह से आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिक्रीज हो गए। जब आपके नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, इसको आप हाइपोप्लाजिया कहेंगे। अब हमने जो कंडीशंस पढ़ी ये सुन लें, ये जो हमने अब कंडीशन पर ये सुन लें, पहले हमने पढ़ा कि हाइपरट्रोफी क्या होती है। हाइपरट्रोफी में आपका स्ट्रेस के इंक्रीज होने से सेल का साइज इंक्रीज होता है। फिर हमने पढ़ा हाइपरप्लाजिया क्या होता है, हाइपरप्लाजिया में स्ट्रेस के इंक्रीज होने से आपका सेल का साइज इंक्रीज होता है। फिर हमने पढ़ा मेटाप्लाजिया क्या होता है, मेटाप्लाजिया में आपकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है दूसरी एपिथेलियम के अंदर इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एट्रोफी, हमने पढ़ा स्ट्रेस के डिक्रीज होने की वजह से सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लाजिया क्या होता है, डिस्प्लाजिया को आप प्री कैंसर स्टेज कहते हो, ठीक है। और उसके बाद ये अगर ज़्यादा स्ट्रेस एक्सील लिमिट तक चलता है तो वो कैंसर स्टेज में जा सकता है। अच्छा, इसमें हम एक बात स्टडी कर रहे हैं, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी बॉडी के अंदर वाहिद 2 ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाहिद 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां आपका सेल का साइज इंक्रीज होने की वजह से कभी भी कैंसर नहीं होता। इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ। एक आपका होता है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक हो गया। दूसरा होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक हो गया ना। इसको जो अब एक्सप्लेनेशन अभी हम कर लेते हैं, इसके अंदर होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हमारी किडनी है, किडनी से हमारा ये है जा रही है, ये हमारा है यूनि ब्लैडर, ठीक हो गया। इधर हमारे पास ये हमारे पास पड़ा होता है इन द मेल्स के अंदर से प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। एज के साथ साथ आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ये आपका एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से आप इसको कह सकते हो प्रोस्टेट कैंसर इस वजह से हो सकता है। क्यों प्रोस्टेट कैंसर इस वजह से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका वैसे ही एज के साथ बढ़ा हो रहा है, आपका वैसे ही एज की लिमिट गई है 50-60 ईयर्स के अंदर। देखा होगा कि ज़्यादातर 70 ईयर्स ओल्ड मैन होते हैं या फिर 60 ईयर्स ओल्ड मैन होते हैं, उनमें क्या उनमें सीन क्या होता है, उनके अंदर आपका ये प्रोस्टेट होते हैं बहुत बड़ा रहता है, इस वजह से उनको यूरिन बैग लग रहे होते हैं, क्योंकि उनका ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ प्रेशर कम हो जाता है और ये जो आपका यूरिन ब्लैडर है ये छोटा सा रह जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता रहता है। इस बड़े होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें कभी कैंसर, हाँ कैंसर की सूरत हाल कौन कौन सी हो सकती है ये भी वो भी सुन लें। केमिकल की वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक हो गया। रेडिएशन वगैरह की वजह से कैंसर, केमिकल में ड्रग आते होते हैं, रेडिएशन एक्सरे आते होते हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट अलग इनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। आपको इन वजह से कैंसर हो सकता है ज़रूर, प्रोस्टेट या फिर ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन कभी भी आपको जो कैंसर है वो यानी ग्रोथ एंड अडाप्टेशन स्ट्रेस की इंक्रीज होने की वजह से कभी इन 2 ऑर्गन के अंदर कैंसर नहीं हो सकता, बाकी में हो सकता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसे ऑर्गन है, एक प्रोस्टेट और एक ब्रेस्ट, जो कि डिस्प्लाजिया कंडीशन के अंदर नहीं जाते। डिस्प्लाजिया
कंडीशन में कौन कौन से नहीं जाते, एक हमारे पास प्रोस्टेट नहीं जाता, एक हमारे पास ब्रेस्ट नहीं जाता। हाँ इनको कैंसर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इन 3 वजह से हो सकता है, केमिकल, रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट। कभी भी कैंसर उनको स्ट्रेस के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की वजह से इनको कैंसर नहीं हो सकता। हमने ये बात कर ली। अच्छा उसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक होता है हम कहते हैं, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हमारे पास सेल इंजरी का। ठीक है, हमारे पास सेल इंजरी का हम इसमें जो हमने ना एक बात पढ़ी थी, होता क्या है, हमने एक बात पढ़ी थी कि सेल इंजरी के अंदर जब हम अडाप्टेशन पढ़ रहे थे हमने उसमें बात पढ़ी थी कि स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सही है, सेल इंजरी के अंदर आपका स्ट्रेस और इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपको सेल इंजरी होती है। इसमें आपके पास कंडीशंस क्या आती हैं वो भी सुन ले। ठीक है, इसमें आपके पास कंडीशंस क्या आती हैं, ठीक है वो सुन ले। इसमें हमारे पास आती है हाइपोक्सिया आती होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हाइपोक्सीमिया आती होती है, ये टाइप्स होती हैं एक दूसरे की, लेकिन जो बात है वो हम पहले पढ़ते हैं। हाइपोक्सिया आती होती है, हाइपोक्सीमिया आती होती है, इस्कीमिया आती होती है, ठीक है। उसके बाद वैसे डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी आती होती है, ठीक है। अच्छा इसके पढ़ने से पहले ना हमें जो बात का पता होना चाहिए ना वो सुन लें। हमारे 4 ऑक्सीजन वैसे पाई जाती हैं, वैसे 4 ऑक्सीजन वैसे पाई जाती हैं। एक होती है हमारे पास FiO2, ठीक हो गया। दूसरी होती है हमारे पास P लार्ज AO2, तीसरी होती है P स्मॉल AO2, चौथी होती है हमारे पास SaO2 या फिर उसको SpO2 भी कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जिसको कहते हैं ना सेचुरेशन चेक कर रहे हैं वो यही होती है। अच्छा अब होती है इनमें फ़र्क क्या है, हमारे पास एटमोसफेयर के अंदर यानी आल्टीट्यूड के अंदर हम जाते हैं हाई आल्टीट्यूड के या बिलो आल्टीट्यूड के अंदर, यानी मैं कहूँगा कि एटमोसफेयर के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो होती है FiO2। PaO2 आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको कहते हैं P लार्ज AO2। हमारे P स्मॉल ये होती है अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी इसको कहते हैं P स्मॉल AO2, और ये वाली ऑक्सीजन होती है आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर। ये बात ठीक है। अब मैं कहूँगा एक पेशेंट है मेरे पास, 15 ईयर्स ओल्ड बॉय कम टू यू एंड ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ, उसको मसला किसका है, उसको है कि वो हाई आल्टीट्यूड में गया, ठीक है, हाई आल्टीट्यूड में जाके उसको सांस बंद हो गया। वो डॉक्टर के पास आएगा, ठीक है, जब मैं हाई आल्टीट्यूड में गया ना मेरा सांस बंद हो गया। डॉक्टर कहेगा जनाब साहब आपको मसला कोई नहीं है, आपकी ये वाली ऑक्सीजन कम हो गई थी। जब आपकी ये वाली ऑक्सीजन कम हुई तो ये वाली ऑक्सीजन तो आपके लंग में जाती है, यही आपके ब्लड में जाती है, और इसी ने तो आपकी हीमोग्लोबिन तक जाना होता है। कहता है कि आप हाई आल्टीट्यूड में ऑक्सीजन के बगैर ना जाओ, इस वजह से। अब क्या होगा, वो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं, एक और पेशेंट आया, वो कहेगा मेरे लंग्स का मसला है, मेरे लंग्स का मसला है, ठीक है। वो कहेगा लंग्स का मसला दिखाओ। उसने ऑक्सीजन कहता मैं इनहेल करता हूँ, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने ऑक्सीजन मास्क भी लगाया लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मुझे सांस सही तरह नहीं आ रहा, ठीक है, मेरे सांस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। अब उसको कहेंगे जनाब आपके अंदर हुआ इस तरह है कि आपके अंदर आपके लंग्स वाली जो PaO2 है इसमें इशू है, इसमें इशू होने की वजह से वो आपके P यहाँ तक नहीं जा रही और वो यहाँ तक नहीं जा रही। यानी सिंपल बात याद करने वाली वो इस तरह से है कि एटमोसफेयर वाली ऑक्सीजन को FiO2 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद P लार्ज AO2 वाली कहते हैं लंग्स वाली को, P स्मॉल AO2 होती है आपके ब्लड वाली को, SpO2 वाली होती है आपकी हीमोग्लोबिन वाली को, ठीक है। अब ये हमने क्यों बताइए, ये हमने मेडिसिन लिख के देनी होती है, ठीक है। अब हमारे पास कोई आया सांस नहीं आ रहा, ठीक है, हम उसको कहेंगे आपको लंग का मसला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो हमारे पास आएगा, हम उसको कहेंगे हमारा मसला क्या है, हम उसकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स देखेंगे सारी की सारी, हम देखेंगे जनाब आपको ब्लड का इशू है, शायद आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, फिर हम उसकी रिपोर्ट्स में लिखेंगे जनाब आपके अंदर PaO2 जो है वो डिक्रीज है, इस तरह हम लिखेंगे। या फिर कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो उसके अंदर बाकी हर चीज़ ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग नहीं ठीक, फिर हम क्या करें, हम उस पेशेंट के अंदर फिर लिखेंगे हमारे अंदर SpO2 डिक्रीज है, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास होता है। अब जो हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ लें, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में हमारे पास होता है कि हाइपोक्सिया क्या होती है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया के अंदर जो डिफरेंस है ना वो सुन ले पहले, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का जो है ना वो हमारे पास डिफरेंस सुन ले, होता है कि हमारे पास हाइपोक्सिया के अंदर अंदर ना हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो आपके टिश्यूज़ के अंदर कम हो जाती होती है, लेकिन हाइपोक्सीमिया के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड के अंदर कम हो जाती होती है, ठीक है। जब आपके टिश्यूज़ के अंदर कम होगी आप उसको कहेंगे हाइपोक्सिया, लेकिन ब्लड के अंदर कम होगी आप उसको कहेंगे हाइपोक्सीमिया कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इस्कीमिया। और इस्कीमिया क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसमें भी हुई, टिश्यू में हुई, ब्लड में हुई, जहाँ भी हुई, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी इंजरी हुई। जब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको इंजरी हो जाती है आप उसको कहते हैं वो है इस्कीमिया,
एक होती है हाइपोक्सीमिया, एक होती है हाइपोक्सिया, एक होती है इस्कीमिया। ये 3 कंडीशन जो है हमने सेल इंजरी में हमने पढ़ी। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें होता क्या है, इसके बाद जो है ना वो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास मैंने कहा था ना, हमने एक पढ़नी है हाइपोक्सिया, एक होती है हाइपोक्सीमिया, एक होती है इस्कीमिया, एक होती है डिक्रीज O2। हमने 3 पढ़ ली, अब एक रहेगी डिक्रीज O2। इसमें यहाँ के पास ना 2 कंडीशन आती होती है, O2 की कैपेसिटी कैसे डिक्रीज हुई है, ठीक है। एक होती है हमारे पास एनीमिया, ठीक हो गया, एनीमिया होती है। दूसरी हमारे पास होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होता होता और इसमें क्या होता होता। अच्छा, हमें अब पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि अनीमिया होता क्या। अच्छा, जो अनीमिया होता है ना, वो सिंपली, वैसे तो लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की कमी है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की कमी को अनीमिया नहीं कहते, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी को भी अनीमिया कहते हैं, उसके बाद हेमाटोक्रिट की कमी को भी अनीमिया कहते हैं। यानी आपका ये 3 चीज़ें आप जिस पेशेंट में देखोगे उसमें आप कहोगे आपके अंदर मसला है। हीमोग्लोबिन की बात सुन ले, होता क्या, रेड ब्लड सेल को तो पता क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है आपकी एक हिसाब की O2। इसको आप अभी तक जो याद रखना है, वो आगे चैप्टर में हम देखेंगे, अभी तक जो याद रखना है वो यही रखें कि हीमोग्लोबिन को आप आपकी ऑक्सीजन कहते हो। यानी अब आपके जो अनीमिया पेशेंट आएगा उसके अंदर वो वीक तो होगा ही, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी तो होगी, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन भी कम होगी। जब उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो आप उसको कहोगे, यानी उसको सांस नहीं सही आ रहा होगा ना, वीक भी है, साथ सांस भी नहीं सही आ रहा। और हेमाटोक्रिट क्या होता है, हेमाटोक्रिट होता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ठीक हो गया। यानी अनीमिया वाले पेशेंट में 3 चीज़ें देखोगे, एक आरबीसी देखोगे, हीमोग्लोबिन देखोगे, हेमाटोक्रिट देखोगे। जब भी हम 3 चीज़ें देखेंगे हम उसको वो है अनीमिया वाला पेशेंट, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद आते कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। यहाँ पर है डिक्रीज ऑक्सीजन के अंदर, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, पता होने चाहिए इन बातों का, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये बात सुन ले। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग होती है ना, इसका क्या सीन होता है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ना हीमोग्लोबिन होती है ऐसे, ये हीमोग्लोबिन होती है, ठीक हो गया ना। हीमोग्लोबिन ने ना आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेती है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। बात सुने ध्यान से, होता क्या, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। रिएक्ट होके आप नॉर्मल होते हो, आपको सांस बिल्कुल ठीक आता होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आता है, जो आपको सांस है वो बिल्कुल ठीक आता होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब सुन ले बात, ठीक है। हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी बाइंड करती है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वर्कर आया है, सुने बात अब ध्यान से, हमारे पास एक वर्कर आया है, ठीक है। यानी कौन सा वर्कर, फैक्ट्री वर्कर आ गया हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास हीटिंग वाले एरिया में काम कर रहा है, या फिर उसने रात को हीटर चला के रखा हुआ है ज़्यादातर, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई होगी। क्यों, क्योंकि उस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। इन एरियाज में, कोई लकड़ी वाला एरिया जहाँ आग चलाते हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है, उस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। जब हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है तो होता क्या है, आपकी Fe2+ होती है नॉर्मल आयरन, ये आपकी चेंज हो जाती है Fe3+ में, ठीक है। अगर इसको अलग अलग मैकेनिज्म के साथ करें वो भी ठीक है, लेकिन इकट्ठा करें वो भी ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो हमारी जो आयरन है नॉर्मल, वो Fe3+ में चेंज हो जाती है। और ये वाली जो आयरन है वो बहुत डेंजरस है, ये वाली जो आयरन है ये बहुत डेंजरस है। ये आपकी एक डिसीज़ करवा रही होती है, उस डिसीज़ का नाम है मीथेमी ग्लोबिनूरिया या नीरिया, नीमिया वगैरह, ठीक है, जो भी है, मिथाइलोग्लोबिनूरिया होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब ये भी सुन लें, इस डिसीज़ के अंदर, इस डिसीज़ के अंदर आपका जो यूरिन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। यूरिन का कलर जो होता है वो आपका ब्लू वगैरह हो जाता है, ब्लूइश हो जाता होता है, ठीक है। उसके बाद उसके यूरिन का कलर चेंज हो गया, उसके बाद क्या होता होता है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर चॉकलेट कलर की अपीयरेंस आ जाती होती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी स्किन है उसके अंदर चॉकलेट कलर की अपीयरेंस आ जाती होती है। ये 2 बातें हमारे पास मेनली होती होती है किसके अंदर, मिथाइलोग्लोबिनूरिया के अंदर। जहां आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की, उसने 1 मिनट से पहले Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर देती है। जब ये बन गई है अब आपको ये मसला बनेगा, ठीक हो गया। यानी डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी हम इसी तरह कह रहे हैं, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन थी, यानी ये इस तरह था, ठीक हो गया। जब ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रह गई तो ऑक्सीजन डिक्रीज हुई, इस वजह से डिक्रीज ऑक्सीजन को कहते होते हैं। एक होता है एनीमिया, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ये सीन था हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिली है, आपकी जो नॉर्मल आयरन है वो अब नॉर्मल आयरन के साथ चेंज हो गई है, आपको एक डिसीज हो रही थी जिसका नाम है मिथाइलोग्लोबिनूरिया।
ठीक हो गया ना, ये हम इसमें ये चीज़ डिस्कस करते होते हैं। उसके बाद जो आता होता है हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास हुआ ऐसी है कि हमारे पास जो टॉपिक आता है सेल डेथ का, ठीक है, जो उसके बाद है ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक। लेकिन जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास सेल डेथ का, जिसको हम डिस्कस करते हैं सही वाला, सेल डेथ का टॉपिक आ रहा है हमारे पास। सेल डेथ में हमें ना जो पता होना चाहिए बात का वही है कि स्ट्रेस सेल अडाप्टेशन के अंदर ये बढ़ाई थी, सेल इंजरी के अंदर हमने डबल बढ़ा दी, जबकि सेल डेथ के अंदर अंदर हमने ये कर दी। जब हमने ये वाली स्ट्रेस बढ़ा दी तो हुआ कि आपकी सेल की डेथ होगी, ठीक है। यानी मैं इस तरह कहूँगा कि एक जिम वाला पर्सन था, ठीक है, वो ज़्यादा कर रहा था, उसका सेल पहले चेंज हो गया, सेल चेंज हो गया, फिर वो बढ़ाता रहा, उसकी सेल की इंजर्ड हो गया, अब वो और करता रहा, उसकी सेल की डेथ ही होगी। अभी सेल डेथ होती है ना, ये आपके दो प्रोसेस के थ्रू होती है। एक आपका होता है नेक्रोसिस, ठीक हो गया, दूसरा आपके पास होता है एपोप्टोसिस। ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना, पहले हम जो है वो नेक्रोसिस एपोप्टोसिस कर लेते हैं, चलें, फिर बाद में दूसरा कर लेते हैं। अब एपोप्टोसिस में हमारे पास ये बात याद रखनी, एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, ठीक है, इतना नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो स्टडी करते हैं हमें इस बात का पता होने से पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे स्टडी करेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक हो गया। हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर ना बॉडी के अंदर एंजाइम है एक है, इसका नाम है, इस तरह के होते हैं स्ट्रक्चर्स, जिसको आप अमाइनो एसिड्स भी कहते होते हैं, आप एंजाइम भी कहते होते हैं, ठीक है, आप प्रोटीन्स भी कह लें, ठीक। अब क्या हमारे पास ये जो, अब इसका नाम है आपके पास BCL2, और इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के अंदर जिसका नाम है बैक्स, या फिर इसको बैक भी पढ़ते होते हैं, ठीक है, बैक पहले। अब होगा क्या है, जिस प्रोसेस के अंदर अपोप्टोसिस नहीं होगी उधर क्या होगा, उधर आपके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला इसके ऊपर आके आपका बैक्स लग जाता है। अब आपकी अपोप्टोसिस नहीं होती, ठीक है। अगर कभी भी BCL2 के ऊपर बैक्स आके लग जाए तो आपकी अपोप्टोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर मैं इस प्रोसेस को ऐसे इस तरह लेके जाऊँ कि हमारे अंदर ये वाले जो BCL2 थे, ये वाले ये सारे, ठीक है, साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, ठीक हो गया, और इसको ब्लॉक्ड कर देता है यहाँ से। जब आपके BCL2 सारे के सारे ब्लॉक्ड हो गए, आपके बैक्स अकेले रह गए, ये आपके बैक्स जो है वो सारे के सारे अकेले रह गए। अब आपके बैक्स BCL2 के साथ बाइंड नहीं करेंगे। जब हमारे पास साइटोक्रोम सी आके BCL2 को ब्लॉक कर देगा तो होगा क्या, अब ये वाले जितने भी हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएंगे, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कौन, बैक्स, क्योंकि BCL2 के साथ बाइंड करवाना था बैक्स ने। अब BCL2 खुद ब खुद ही ब्लॉक हो चुका है, अब क्या करेगा, अब बैक्स आएगा, बैक्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा ऐसे। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएगा तो यहाँ से आपका एक एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम है कास्पेज, और कास्पेज आगे क्या करेगा, कास्पेज आगे आपकी कास्केड को रिलीज करवा रहा होता है, और कास्केड आगे आपकी अपोप्टोसिस करवा लेते हैं। ये आपका था इंट्रिंसिक पाथवे, सिंपल बात, ठीक है। क्या था हमारे पास, एक होता है BCL2, एक होता है बैक्स, ठीक हो गया। BCL2 के ऊपर आके हमारा बैक्स लग जाता है। जब ऐसे BCL2 के ऊपर हमारा बैक्स आके, ये हमारे पास BCL2 था, इसके ऊपर आके ऐसे बैक्स लग गया, ठीक है, अब आपकी अपोप्टोसिस नहीं होगी, ठीक है। अपोप्टोसिस कहते क्या है, हमने ये बात नहीं की, चलें आप पढ़ लेते हैं। अपोप्टोसिस आपकी होती है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और नेक्रोसिस होती है आपकी एक्सीडेंटल डेथ, सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में क्या आती है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई किसी भी किस्म की, ठीक है, इंजरी हुई किसी भी किस्म की, ठीक है, उसके खिलाफ जो अमल होता है उसको आप कहोगे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, यानी आर्मी आई है, मेडिएटर आए हैं, ठीक है। सिंपल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की खुद ब खुद सेल डेथ हो जाए उसको अपोप्टोसिस कहोगे। मैं इसकी एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक से इजीली समझाता होता हूँ कि हमारे पास ये जो फिंगर्स हैं, ये वाली जो फिंगर्स हैं, इनके दरमियान जो हमारे वो रह जाते हैं, उसको स्पेस रह जाती है, वो अपोप्टोसिस हुई होती है, ठीक है। इस वजह से वहाँ सेल डेथ होगी, इसको अपोप्टोसिस कहते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे 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 हमारे पास हम ये बात करते हैं, इसका होता है एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक इस तरह का फास्ट लाइगैंड होता है, फास्ट लाइगैंड होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही पड़ा होता है। और दूसरी तरफ हमारी बॉडी के अंदर ये वाला होता है, ये फास्ट डेथ रिसेप्टर, फास्ट डेथ रिसेप्टर, जिसका दूसरा नाम जो है वो है CD95, ठीक है। मैं आपको
ना पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, जहाँ भी आप बॉडी में कि बुक में सॉरी सीडी पढ़ेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारा सीडी पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे आप इसको एक ही बात को कि ये है मेडिएटर। हम मेडिएटर जो है और इंटेकन वगैरह ये सेकंड चैप्टर से बड़े अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सीडी जो होते हैं वो मेडिएटर्स होते हैं जो इसने आर्मी के लिए काम आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके फास्ट के ऊपर आपके फास्ट डेथ रिसेप्टर लगता है, जब ये आके लगता है तो वो आपका कास्पेज रिलीज करवा देता है, कास्पेज आगे आपका कास्केड रिलीज करवा देता है, और कास्केड आगे आके अपोप्टोसिस कर देता है। सिंपल बात, ये आपकी अपोप्टोसिस फिनिश होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है उसको आप कहते हैं नेक्रोसिस का जो टॉपिक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता होता है नेक्रोसिस का। नेक्रोसिस में हमारे पास होता है आपका एक्सीडेंटल सेल डेथ। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि हमारी ये फिंगर थी, ठीक है, एक एग्जांपल मैं वैसे ज़्यादा देता होता हूँ। ये एग्जांपल, ये फिंगर थी, फिंगर हमारा ये लग गया कट, अब मैं इसको नेक्रोसिस कहूँगा, एक्सीडेंट हुआ? नहीं, कभी भी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा ये भी सुन ले। आपके अंदर जो मेन प्रोसेस होते हैं ना, जो कि आप पैथोमा के अंदर देखते हैं, पैथोमा के अंदर बड़ी कमाल की इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे अंदर नेक्रोसिस के अंदर होता क्या है। पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है पिकनोसिस का, ठीक हो गया। पिकनोसिस आगे आपके पास चेंज होता है कैरियोरेक्सिस के अंदर, ठीक हो गया। कैरियोरेक्सिस जो होता है वो आगे हमारे पास चेंज होता है हमारे पास कैरियोलाइसिस के अंदर। इसका क्या सीन है? अच्छा, पिकनोसिस को कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास एक न्यूक्लियस सेल है, ये हमारा इसका न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, ठीक है। ये बॉडी के हर सेल की, एक सेल की अभी बात कर रहा हूँ। पहले होता क्या, पहले वो कहता है कि हमारा पिकनोसिस के प्रोसेस के अंदर आपका न्यूक्लियस कंडेंस कर जाता है। इसको कहते हैं पिकनोसिस का दूसरा नाम है न्यूक्लियर कंडेंसर। न्यूक्लियस कंडेंस कर गया। अब क्या होता है न्यूक्लियस कंडेंस के बाद आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता होता है इस तरह। इसके कैरियोरेक्सिस का दूसरा नाम है फ्रेगमेंटेशन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तक कैरियोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है, जिसको आप जिसमें आपका सेल का पूरा सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको आप कहते हैं डिसोल्यूशन। आपकी सेल डेथ अपोप्टोसिस हो या फिर नेक्रोसिस हो, इन तीन प्रोसेस से जरूर गुजरती होती है। यानी अब मैं जो अपनी बात वो एग्जांपल पे आ रहा हूँ, मैं इस तरह कहूँगा कि हमारे पास होती फिंगर। मैंने कहा था जो हमारे पास है फिंगर, इसमें क्या था, ये है मेरा नॉर्मल सेल, NC लिखा मैंने आपका नॉर्मल सेल, ठीक हो गया ना। नॉर्मल सेल हमारे पास पहले आपका चेंज होगा अब नॉर्मल के अंदर, ठीक है। यानी मैं कहूँगा कि नॉर्मल सेल था हमारे पास, ये उसका जो था वो न्यूक्लियस था, ठीक है। पहले वो क्या हुआ, पहले उसका न्यूक्लियस डिस्टर्ब हुआ, फिर वो आके फ्रेगमेंट में हुआ। इसको ओडीजी करते हैं हम, इसको ओडीजी ऐसे करते हैं कि मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर आ गई है दरवाजे के अंदर, ठीक हो गया। दरवाजे के अंदर मेरी फिंगर आई है, वो मुरझा गई है, ठीक हो गया ना, मुरझा गई है। उसकी जो है ना जो काम है उसका वर्क जो है वो उसका कम हो गया। अच्छा, अब फिर आ गई है दरवाजे के अंदर, उसका जो वर्क है वो और कम हो गया, अब आ गई है फिर दरवाजे के अंदर, ठीक है। अब उसने अपनी फंक्शन जो होगा वो लॉस कर दिया है। मैं लिखूंगा क्या, मैं कहूँगा लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपना लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया है। कभी भी चाहे हमारे पास प्रोसेस है अपोप्टोसिस, चाहे हमारे पास है प्रोसेस नेक्रोसिस, ठीक हो गया ना। अगर जब तक वो आपका फंक्शन लॉस नहीं ना होगा आपका काम नहीं होगा। फंक्शन लॉस होना चाहिए। मैंने कहा था फिंगर अचानक टूट गई, उसका नेक्रोसिस कह सकते हो, ठीक है। उसको आप कभी भी नेक्रोसिस नहीं कह सकते। ये कभी भी वो आपके MCQ पूछें, हम इस तरह कहेंगे कि हमारे पास जो फिंगर कट होती है उसको हम ट्रॉमा कहेंगे, यानी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी आपकी एक्सीडेंटल सेल डेथ नहीं हुई। एक्सीडेंटल सेल डेथ कब होगी, जब मेरी फिंगर 2-3 दफ़ा पहले नॉर्मल थी फिर अब नॉर्मल हुई। यानी पहले न्यूक्लियस सही था, न्यूक्लियस कंडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके फ्रेगमेंट बनना स्टार्ट हो गए, यानी और मेरी लगी, उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन लॉस कर गई और डिजोल्व हो गई। इसको आप कहते हो नेक्रोसिस हुई है। अब हम इसकी टाइप्स की अंदर आते होते हैं, ठीक है। बात इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो पहली टाइप आती है वो हमारे पास होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक हो गया, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेट, मैं आपको मेन बात बताऊंगा, ठीक है, जिसको आपने याद रखना है, ये हमारे हर MCQ जो होगा हमारा क्लियर कर जाएगा इससे। अच्छा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, पहली बात, कोएगुलेशन नेक्रोसिस जो होती है वो आपकी एक्सेप्ट ब्रेन बॉडी के हर पार्ट में हो रही होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसको आप ड्राई पाथवे भी कहते हो, ये आपका ड्राई प्रोसेस है, ठीक हो गया ना। एक्सेप्ट ब्रेन होती है, उसके बाद ये आपका ड्राई प्रोसेस होता है, ये बात होगी। तीसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, इसमें आपकी वेज शेप नजर आ रही होती है। यानी आपके पास एक पेशेंट आया 15 years old by come to you and he had a history of wedge shaped bodies
बट विद एक्सेप्ट ब्रेन, हम उसको कहेंगे वो क्या है, अब वो साथ बताएगा डेथ हुई है, हम उसको कहेंगे वो है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है। एक तो बात ब्रेन के अलावा पूरी बॉडी पार्ट में, दूसरी बात ड्राई, तीसरी बात वेज शेप, इस तरह की जो शेप है वो बन गई है, ठीक है, मुड़ी हुई मुरझाई मुरझाई आपकी शेप बन जाती होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद जो होता है वो हमारे पास हम इस तरह कहेंगे कि हमारे पास सेकंड होता है लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस। हमें जो बातें याद रखनी है वो मैं अभी तक तो आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस, लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस हमें अंदाज़ा हो रहा है लिक्विड के अंदर है, ठीक हो गया। मैं ये कह सकता हूँ वो ब्रेन के अंदर नहीं थी और ये ब्रेन के अंदर है, ये ब्रेन के अंदर होती है, ठीक हो गया ना। वो ब्रेन के अंदर नहीं थी, वो एक्सेप्ट ब्रेन थी, ये आपकी ब्रेन के अंदर होती है। बॉडी के कौन कौन से पार्ट में होंगे, जहाँ आपका लिक्विड है, मैं कह दूँ कौन कौन से, आपके ब्रेन के अंदर लिक्विड मौजूद है, ठीक हो गया ना। आपका जो एब्सेस बनती होती है बॉडी के अंदर, एब्सेस किसे कहते हैं, पस वगैरह, ठीक है। जब चोट लगती है उसके बाद फ्लूइड भर जाता होता है, पानी में हाथ डालते हैं फ्लूइड भर जाता है, उसको पस बन जाता है, उसको एब्सेस कहते हैं। तीसरी बात पेंक्रियाटाइटिस, यानी पेंक्रियास, सॉरी, ठीक है। ब्रेन हो गया, एब्सेस हो गया, पेंक्रियास, इसमें आपके पास लिक्विड वाली पार्ट है, मैं कह सकता हूँ इसमें लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है मेनली, ठीक हो गया ना, लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। अब करवाता कौन कौन है, अब मैं आपको ये बात बता दूँ। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताऊँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी मैं इस तरह कहूँगा कि वो आपकी एक हिसाब की आर्मी है, ठीक है। जैसे आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, वैसे ही आपकी ये है जिसने आपकी हेल्प करनी है आपको जो कोई भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने में, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसमें क्या होता है, आपको इस बात का वैसे खुद पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेन के अंदर क्या होगा। ब्रेन के अंदर आपकी जो सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसका नाम होता है माइक्रोग्लियल सेल। यानी मैं अब क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ब्रेन के अंदर जब आपकी एब्सेस बन जाती है तो बचाने वाले कौन होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। अब मैं कहूँगा एब्सेस की बात करूँ, एब्सेस वैसे पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जो पस वगैरह बनती है उसमें क्या होता है, मैं कहूँगा उसमें जो होते हैं वो आपके न्यूट्रोफिल्स, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। पेंक्रियाज की बात करूँगा, पेंक्रियाज में आपकी जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो पेंक्रियाटाइटिस होते हैं, ठीक हो गया ना। ये तीन बातें जो हम पढ़ रहे हैं, कोई मेन बात नहीं है। हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या पढ़ा, एक्सेप्ट ब्रेन होती है और ये ड्राई पाथवे है, ठीक है, कहीं भी लिक्विड वाले हिस्से में नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात वेज शेप्ड है, ठीक है। उसके बाद लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस में हमने पढ़ा लिक्विड में होती है। उसके बाद हमने ये तीन पाथवेज पढ़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। इसका सुन ले, इसका याद करने का ना बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। क्या है, आपके मम्मीज़ के अंदर होती है, फिर ओन की मम्मी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद और भी देखी हो, यानी मैं इस तरह इस बात को कहूँगा कि जो हमारे पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है वो आपके पास कोई भी हिस्सा हमारा वर्क करना जब काम करना बंद करता है, क्योंकि सेल डेथ होती ही तब है जब हमारा कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर दे। कोई भी हिस्सा जब हमारा काम करना बंद हो गया, उसके बाद जो हमारे पास शेप बनती होती है वो जो होती है वो इस तरह हो जाती है जैसे एक मुर्दा शेप जो होती है ना, मुर्दा शेप जो होती है वो शेप उसकी बन जाती होती है, ठीक है। यानी जिस तरह आप कह सकते हैं कि फिरौन वगैरह है, ठीक है। फिरौन की मम्मी जो हमें नेट से बड़ी सही तरह एग्जांपल जो होती है ना वो मिल जाती होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी मैं आपको अभी इमेज दिखाता हूँ, इससे पहले पढ़ लें होता क्या। अच्छा, इसके अंदर जो होती है ना, एक होती है आपकी ड्राई गैंग्रीन भी होती है, एक हमारे पास वेट गैंग्रीन भी होती है, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है और वेट में क्या होता है ये भी सुन लें, ठीक है बात को। ड्राई गैंग्रीन के अंदर आपकी कोआगुलेटिव मैं कह सकता हूँ, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुई। वेट गैंग्रीन के अंदर आपकी लिकोफैक्टिव वो, अब आप कहेंगे कि वो तो हम पढ़ के आए लगा, ये देखें, ये मैंने, ये हमारा है, ये हैंड हो गए, उसके बाद ये हमारे लेग्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँगा अगर तो हमारे इस पार्ट में हुई है तो ये है लिकोफैक्टिव या फिर पेंक्रियाज वगैरह में, ठीक है। अगर तो पूरी बॉडी में हुई है तो मैं कहूँगा कोएगुलेटिव है। और हमने एक बात पढ़ी है कि कोएगुलेटिव का दूसरा नाम क्या है, ड्राई, ठीक हो गया। मैं कहूँगा यहाँ हो रही है ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। ये जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं कोएगुलेटिव, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। जबकि आपके इस वाले हिस्से में आपकी हो रही है वेट, जिसको आप कहते हो लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक हो गया ना, ये वाली बात। अच्छा, अच्छा, हमारे पास ना ये देखें, ये हमारे पास जो शेप नज़र आ रही है ना, ये पता लग रहा है हमें हमें क्या हो रहा है कि ये देखें, ये हमारे पास वाज़े शेप नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये बॉडी का काम हिस्सा बंद हो गया, ये हो रही है। अच्छा, ड्राई गैंग्रीन की जो है ना वो आपको गैंग्रीन नेक्रोसिस की मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो होती है ना ये आपकी फैलती है,
ठीक है। ये आपकी जो वाहिद है, ये आपकी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। ये आपकी ऑर्गन टू ऑर्गन आपकी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये वाली नेक्रोसिस। अच्छा, यानी ये देखें, पहले आपके स्पर्म में हिस्सा थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ गई, यहाँ तक रही। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है ना, आप इस तरह लें, हमारी जो बोन होती है पेल्विक गर्डल के नीचे जो हमारे पास बोन होती है, ठीक है, फिबुला बोन होती है, फीमर होती है, ठीक है, सॉरी फीमर होती है बोन। अच्छा, उसमें क्या होता होता है, उसमें हमारे पास एक नर्व जारी होती है जिसका नाम है शायाटिक नर्व। ये शायद हर बंदे को पता हो, शायाटिक नर्व जारी होती है, ठीक है। अगर आप गलत इंजेक्शन लगा देते हो, ठीक है, अगर लग जाता है गलत इंजेक्शन लगने की वजह से क्या होगा, ये वाली आपकी जो हो रही डैमेज हो जाती होती है। जब आपकी शायाटिक नर्व डैमेज हो गई, अब क्या होगा, अब आपकी सारी की सारी लेग जो होगी वो काम करना बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। अब आप मुझे बताएं, जब आपकी सारी की सारी लेग थी, एक शायाटिक नर्व के डैमेज होने की वजह से आपकी सारी की सारी लेग होगी डैमेज, ठीक है। अब आपकी लेग होगी डैमेज, अब इसके अंदर मैं कह सकता हूँ नेक्रोसिस हुई है, क्यों, क्योंकि एक तो बात लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, आपका फंक्शन हो गया लॉस, पिक्नोसिस भी हुई, कैरियोरेक्सिस भी हुई, और उसके बाद कैरियोलाइसिस भी हुई, ठीक है। अब हुआ क्या, आपका फंक्शन लॉस हो गया। हम ये कहेंगे हमारा ये वाला एरिया था, ये वाला ब्रेन वाला, ठीक है, इसमें कौन सी हुई, ब्रेन वाले एरिया में कौन सी होती है हमारे पास। अच्छा, ब्रेन वाले पार्ट में हमारी कौन सी हो रही होती है, हम ये कहा था कि ये वाला ब्रेन पार्ट है, तो हमारे पास हुई लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो बाकी बॉडी वाला पार्ट है जो कि ड्राई है, इसको मैं कह सकता हूँ कोएगुलेटिव, ठीक है। और इसको होल को मैं क्या कहूँगा, इसको होल कहूँगा, ये हमारे पास हुई है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। सिंपल बात, ठीक हो गया। चले हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास ना अब गैंग्रीनस नेक्रोसिस के बाद हमारे पास आता है कैशिएटिंग नेक्रोसिस। कैशिएटिंग नेक्रोसिस, ठीक हो गया ना। कैशिएटिंग नेक्रोसिस का आप सुन लें, ये हमारे पास क्या होती है, ठीक हो गया ना। कैशिएटिंग नेक्रोसिस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है, उसमें आपकी कोटेज चीज लाइक अपीयरेंस होती है। जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, तब हमें दोबारा हम कोटेज चीज लाइक अपीयरेंस देखेंगे। वो लिखा नहीं होगा उधर, लेकिन हम खुद बताएंगे कि क्यों कोटेज चीज लाइक अपीयरेंस है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कैशियस नेक्रोसिस के अंदर ये बात पढ़ के आए हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये आपकी होती है टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर, या फिर आपका फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तीसरी बात, इसमें भी आपका ड्राई भी होता है, आपका वेट भी होता है। अच्छा, जिधर आपका ड्राई की बात आ गई या वेट की बात आ गई, मैं कहूँगा, या जो हर कोई ये बात कहेगा जहाँ ड्राई की बात आ गई, वेट की बात आ गई, ये पूरी बॉडी के अंदर हो रही है, होल बॉडी के अंदर। जब हमारी ये होल बॉडी के अंदर होगी, मतलब ये ड्राई भी है और ये वेट भी है। कैशिएटिंग नेक्रोसिस में, ठीक है, आपकी कोटेज चीज़ा की अपीयरेंस हो रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका टीबी और फंगल वाले पेशेंट में ज़्यादा होती है, ड्राई वेट में होती है, ठीक है। अब कैशियस नेक्रोसिस लिखा, मैं कैशिएटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर में भी ये बात है। अच्छा, कैशियस नेक्रोसिस में ना दरअसल हो क्या रहा होता है, इसमें ना आपके कुछ ना मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके हिस्टोसाइट्स बन जाते हैं इस तरह के, ठीक है, ग्रेनुलोमा बना लेते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोमा जब आपका बना लेते हैं ना, फिर उसकी वजह से आपका मसला ज़्यादा बना चल जाता है कैशिएटिंग नेक्रोसिस। सिंपल बातें जो याद रखनी है वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ नहीं है। ये ग्रेनुलोमा बन जाता है, ग्रेनुलोमा बनने की वजह से इसमें आपकी नेक्रोसिस होती है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट में हमारे पास जो आता है, वो हमारे पास आता है जी फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, फैट नेक्रोसिस में एक बात तो जारी सी बात है, कैल्शियम की वजह से होगी, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मेटास्टैटिक, ठीक है, दूसरी है हमारे पास डिस्ट्रॉफिक। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन या फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक से याद रखना है कि ये डेड पार्ट हमारे पास, ये देखें ज़रा, ये मेरे पास है, नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो इस तरह लूँगा कि ये देखें, यहाँ से ये थी मेरे पास कैल्शियम है मेरी बिल्कुल नॉर्मल बॉडी में, बिल्कुल। ये है मेरा डेड पार्ट, ये वाला डेड पार्ट है ये मेरा, बिल्कुल। ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला डेड पार्ट है। कैल्शियम यहाँ से एंटर हुई है, जब ये एंटर डेड पार्ट पे चलेगी तो किसी किस्म का हमें रिस्पॉन्स नहीं ना मिलेगा। जब हमें किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मैं उसको कह सकता हूँ वो डेड पार्ट की नेक्रोसिस है, यानी डिस्ट्रोफिक नेक्रोसिस है, यानी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। यानी टाइप किसकी है, फैट नेक्रोसिस की डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टैटिक की बात आते हैं। मेटास्टैटिक में आपकी जो कैल्शियम है वो पीछे से ही हमें ज़्यादा मिलती है,
ठीक हो गया ना। जब कैल्शियम हमारी पीछे से ज़्यादा होती है वो करती क्या है, आपके दोनों पार्ट्स में गई है, ठीक है, यहाँ भी कैल्शियम हो गई है और इधर भी कैल्शियम हो गई है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा थी इस वजह से यहाँ भी हो गई है, इस वजह से आपकी ब्लड सप्लाई सारी की सारी ख़राब होगी। इसको आपको कोई मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस की टाइप मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक आता है फिब्रोनाइड नेक्रोसिस। वो क्या होती है फिब्रोनाइड नेक्रोसिस। अच्छा, इससे पहले ना पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिब्रिन होता क्या है, फिब्रिन कहते किसको है। अच्छा, फिब्रिन का पता लग जाए, समझो सब हर चीज़ का पता लग गया। अच्छा, हमारे पास जो फिब्रिन होता है ना, ठीक है, वो अभी के लिए आपको इतना याद होना चाहिए, वैसे चैप्टर नंबर 4 में मैंने बताया है, लेकिन फिब्रिन में अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात होना चाहिए कि ये क्लोटिंग है, एक चीज़, एक हिसाब का ये थ्रोम्बस बना रहा होता। ठीक हो गया ना। अब आप बताएंगे कि जिस पार्ट में मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि जिस पार्ट में आपका फिब्रिन ज़्यादा हो गया, आपका क्लोटिंग भी ज़्यादा बनेगी, आपका थ्रोम्बस भी ज़्यादा बनेगा, और अगर आपका थ्रोम्बस ज़्यादा बनेगा तो आपके जो सेल्स होंगे वो इस तरह की अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी नेक्रोसिस हो जाएगी, फिब्रिनटाइन नेक्रोसिस। ये आपके कौन से पेशेंट में होगा, जो ज़्यादा हाइपर टेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके इसमें टीबी वाले भी आते होते हैं, उन हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर वाले आते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर ये आपके होते हैं। फिब्रिनटाइन नेक्रोसिस आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अच्छा, हमने जो किया ना हमने सेल अडाप्टेशन कर लिया। सेल अडाप्टेशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम थोड़ी सी जूम कर लें क्योंकि इस तरह ये ना हो कि भुलाओ। अच्छा, सेल अडाप्टेशन के अंदर हमने पहला पढ़ा हाइपरट्रॉफी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हाइपरप्लाजिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एट्रोफी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लाजिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा मेटाप्लाजिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एप्लाजिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एनाप्लाजिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोप्लाजिया क्या होता है, उसकी एग्जांपल वगैरह भी कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए, उसके बाद सेल इंजरी में हमने पढ़ा हाइपोक्सिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा इस्कीमिया क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोक्सीमिया क्या होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा डिक्रीज O2, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक अनीमिया पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ, सेल डेथ में हमने पढ़ा नेक्रोसिस, ठीक हो, एक हमने पढ़ा अपोप्टोसिस के दो पाथवे थे, एक इंट्रिंसिक पाथवे था, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे था। इंट्रिंसिक वाला BCL2 वाला था, ठीक हो गया, और एक्सट्रिंसिक वाला जो हमारा था वो फास्ट वाला था, ओके हो गया। नेक्रोसिस में आपकी टाइप्स काफ़ी आ जाती हैं, एक होती है हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एक होती है लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस, एक होती है फैट नेक्रोसिस, एक होती है फिब्रिनाइड नेक्रोसिस, एक होती है हमारे पास कैशियस नेक्रोसिस, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं उसकी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है फ्री रेडिकल सेल इंजरी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, फ्री रेडिकल सेल इंजरी क्या होता है। टॉपिक फ्री रेडिकल सेल इंजरी का, ठीक होगा ना। फ्री रेडिकल सेल इंजरी का जो जो हम यहाँ से करें ना वो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रथोमा में ये जो टॉपिक है ये बहुत काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। हमें फ्री रेडिकल का तो पता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया ना, जो बिल्कुल अलग रह जाता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो आपकी जो इंजरी करवा रहा था उसको हम फ्री रेडिकल सेल इंजरी कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो बातें याद रखनी है वो सुन लें पहले। पहली बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास ये है कि पैथोलॉजिकल काज कौन कौन से हैं, ठीक हो गया ना। पहली बात, इसमें आपका आता होता है आयोनाइजिंग काज आता होता है, ठीक हो गया ना, आपका आयोनाइजिंग काज आता होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन आता होता है, इन्फ्लेमेशन आता होता है, मेटल्स आते होते हैं, उसके बाद आपके ड्रग्स आते होते हैं। ये आपकी चार चीज़ें हैं, ठीक है, एक आपका आयोनाइजिंग है, एक आपका इन्फ्लेमेशन आता होता है, एक आपका मेटल आता होता है, एक ड्रग्स आता होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो बात याद रखनी है वो फ्री रेडिकल सेल इंजरी हो किस वजह से होती है, एक आपकी पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड की वजह से, दूसरी आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ DNA की वजह से, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें काफ़ी ही अच्छा लिखा हुआ है, इस वजह से ऑक्सीडेशन लिपिड और ऑक्सीडेशन ऑफ DNA की वजह से। एक बात ये याद रखनी है, दूसरी बात जो आपकी ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपके ड्रग्स के अंदर उसके अंदर होता है क्या क्या, आपके एलिमिनेट कैसे होता है ये रेडिकल इंजरी, ठीक है, रेडिकल जो होता है ना एलिमिनेट कैसे होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रग या फिर एंजाइम की वजह से, ये हमारे पास जो है ना ये वाला होता है एक्टिव। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें कि इसमें इसकी जो है ना हम एग्जांपल किस तरह करेंगे। हमारे पास ना लीवर के अंदर P450 होता है, हमारे लीवर के अंदर ना हमारे पास एक P450 होता है। ये क्या करवा रहा होता है, एक मिनट ज़रा, एक मिनट ये हमारे लीवर के अंदर P450 होता है। आपका ना CCl4 है बॉडी के अंदर, ये आपका चेंज करवा लेता है CCl3 के अंदर, ठीक है, ये कोई नॉर्मली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जब आपका CCl4 CCl3 के अंदर चेंज होता है ना तो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो जाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है,
आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। जब हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करवा रहा होता है, ठीक हो गया ना। उसके बाद जब आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम आके प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। CCl4 जब आपका CCl3 के अंदर चेंज होता है, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनता, आपका राइबोसोम नहीं बनता, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। ये बात याद रखनी, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल में यही करते होते हैं। अब आगे क्या है, सॉरी एक मिनट, अच्छा आगे क्या आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एमेल्डोसिस का, ठीक है ना। एमेल्डोसिस का, एमेल्डोसिस होता क्या है, एमेल्डोसिस को वो ना बातों में याद रखना। पहली बात, मिसफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन को आप एमेल्डोसिस कहते हो, ठीक हो गया ना। आप हम देखते हैं नेल के अंदर बात करते हैं, नेल के ऊपर जब कहीं दरवाजे के अंदर आ जाए, ठीक है, दरवाजे के अंदर आके उसके अंदर इस तरह का बनने लग जाता है, इसको मिसफोल्डेड प्रोटीन कहते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन को आप एमेल्डोसिस कहते हैं। दूसरी बात, इसमें आपका बीटा प्लेटेड शीट बन जाती होती है, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है। दूसरी बात आपकी बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है। तीसरी बात, कोंगो रेड अपीयरेंस हो जाती होती है, डार्क रेड अपीयरेंस हो जाती होती है इसकी, ठीक हो गया ना। उसके बाद एक होती है सिस्टमिक एमेल्डोसिस, एक होती है हमारे पास लोकलाइज्ड एमेल्डोसिस। सिस्टमिक का जारी बात हमें पता है कि जो फैलती है, जिसको मेटास्टासिस भी कहते होते हो, फैलना। उसके बाद जो लोकलाइज होती है वो एक जगह पे होती है स्टिल, ठीक है, जिसको आप कहते हो कि बेनाइन होती है, यानी रुकी रहती है। अब होता है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टमिक एमेल्डोसिस के अंदर जो बातें याद रखनी है, पहली हमारे पास होती है प्राइमरी, दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी। हमारे पास होती है प्राइमरी, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपकी एक ही प्रोटीन जिक्र होती है जिसका नाम है AL प्रोटीन, अमाइनो लिपोप्रोटीन, ठीक है। सिस्टमिक के अंदर, सेकेंडरी के अंदर सॉरी, आपके अंदर क्या यूज होती है, आपकी होती है AA, अमाइनो एसोसिएटिव प्रोटीन, ठीक है। अब प्राइमरी की तो सिर्फ ये बात याद रखनी है, इसके अंदर एक प्रोटीन यूज होती है जिसका नाम है अमाइनो लिपोप्रोटीन, और ये आपकी डिस्क्रासिस करवा रही होती है, जिसको आप मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। और ये बहुत आगे ना डिस्कस होता है एक्सप्लेन में, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। अच्छा आगे, सेकेंडरी के अंदर आपकी AA नाम की प्रोटीन है, जो बनती कहाँ से है, सीरम एसोसिएटिव अमाइलॉइड प्रोटीन से। और वो काज क्या करवा रही होती है, वो आपको करवा रही होती है फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर, जिसको आप FMF कहते हैं। और फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर के अंदर एपिसोड्स ऑफ फीवर आ रहे होते हैं, जिसको आप मलेरिया का पेशेंट कहते हो ना, वो हमारे पास कह सकते हैं हम सेकेंडरी एमेल्डोसिस की वजह से आपको मलेरिया का पेशेंट आ रहा है, यानी एपिसोड्स ऑफ फीवर आ रहे हैं, उसको आपको कि वो है मलेरिया, एपिसोड्स ऑफ फीवर कहते हैं मलेरिया का। इसका दूसरा नाम है फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर, जो आपकी सेकेंडरी एमेल्डोसिस के अंदर होता है। और ए प्रोटीन जब SA में चेंज होती है तो उस वजह से होता है, ठीक हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अच्छा इसमें जो हमने बात याद रखनी है वो भी सुन लें आप। एक हमारे पास होती है ये हमने सिस्टमिक सॉरी कर ली। अब हमारे पास आ गया उसके बाद लोकलाइज जो होता है वो हमारे पास स्टिल एक जगह पे होती है, जिसको बेनाइन कहते होते हैं, जो एक जगह पे स्टिल होती है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें आपका होता है एक नॉन म्यूटेटेड, ठीक हो गया ना। और हमारे पास आगे होती है हमारे पास, एक मिनट, आगे होती है हमारे पास म्यूटेटेड, ये देख। अब नॉन म्यूटेटेड और म्यूटेटेड में फ़र्क सुन लें। एक होती है हमारे पास नॉन म्यूटेटेड, एक होती है हमारे पास म्यूटेटेड, ठीक हो गया ना। अच्छा ये इसका सुन लें, नॉन म्यूटेटेड के अंदर आपका, इसके अंदर भी एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है ट्रांसथायरिन। इसके अंदर भी वही यूज़ होता है जिसका नाम है ट्रांसथायरिन, ठीक हो गया ना। दूसरी बात इसके आपकी जो होता है म्यूटेटेड के अंदर आपकी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, यानी ज़्यादा मसला होता है किसका, हार्ट का ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फेमिलियल कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक हो गया ना। रेस्ट्रिक्टिव यानी म्यूटेटेड ज़्यादा डेंजरस कंपेयर टू। अच्छा अब जो बातें इसके अलावा याद रखनी है वो भी सुन लें। अच्छा इसके अलावा जो हमने याद रखनी है, प्रोटीन्स के नाम याद रखने। पहली बात होती है, हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, TB टाइप, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको आप शुगर कहते होते हैं, TB नहीं सॉरी शुगर कहते होते हैं, ठीक है, टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पहली आती है इसका डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसमें जो प्रोटीन होती है जिक्र, उसको आप कहते हो अमाइलिन नाम की प्रोटीन। ये देखें इसमें होती है आपकी अमाइलिन नाम की प्रोटीन। अल्जाइमर में होती है आपकी AB अमाइलॉइड की। उसके बाद आपकी
क्या नाम है उसमें डाउन सिंड्रोम डायलिसिस के अंदर आपकी बीटा 2 की होती है, और कार्सिनोमा यानी थायराइड के अंदर आपकी कैल्सिटोनिन होती है। ये बात याद रखनी है, एक अमाइलिन होती है, एक एबियोमाइलॉइड होती है, एक बीटा 2 होती है, एक कैल्सिटोनिन होती है। ठीक है, कहता क्या है, कहता अमाइलॉइड ड्राइव फ्रॉम इंसुलिन डिपॉजिट इन द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज। ठीक हो गया। उसके बाद अल्जाइमर डिसीज जिसमें आप डाउन सिंड्रोम कहते होते हैं, जिसमें आपका 21st क्रोमोसोम खराब हो जाता होता है। ठीक है, ए बी अमाइलॉइड नाम की होती है, बीटा अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है, डिपॉजिट इन द ब्रेन के अंदर होती है। उसके बाद डायलिसिस क्या होती है, बीटा 2 होती है, डिपॉजिट इन ज्वाइंट्स के अंदर ज्वाइन हो रही होती है। जबकि थायराइड जो होती है ये आपकी कैल्सिटोनिन होता है, थायराइड के अंदर होती है। थायराइड का दूसरा नाम क्या है भला, फोलिकुलर सेल्स, फोलिकुलर सेल्स को आप थायराइड भी कहते होते हैं। ये हम पढ़ते होते हैं। ये हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया, हमारा चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ रह गई वो हम ना एक दफ़ा दोबारा सारा ओवरव्यू ले लेते। अच्छा, हमने किया क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा सेल अडाप्टेशन। ठीक, सेल अडाप्टेशन में हमने ना क्या किया, हमने काफ़ी सेल अडाप्टेशन पढ़ा। सेल अडाप्टेशन में हमने काफ़ी डिसीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने डिसीज़ नहीं, सॉरी उसको डिसीज़ नहीं कहते होते, उसको कासिस कहते हैं। वो कहते होते हैं कि अडाप्टेशन हुई है, चेंज हुई है, और उसमें एक ही डिसीज़ पढ़ी है जिसका नाम है डिस्प्लाजिया, बाकी डिसीज़ नहीं है। अच्छा, सेल अडाप्टेशन। उसके बाद हम पढ़ा है हमने सेल इंजरी। उसके बाद हमने पढ़ा है सेल डेथ। उसके बाद हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल। उसके बाद हमने पढ़ा है एमेल्डोसिस। ये हमने टॉपिक पढ़े हैं। ठीक हो गया। सेल अडाप्टेशन के अंदर हमने सारी पढ़ी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया वगैरह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेल इंजरी के अंदर क्या पढ़ा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज O2 क्या होता है। सेल डेथ के अंदर हमने पढ़ा अपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है। फ्री रेडिकल सेल इंजरी के अंदर क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल सेल इंजरी के अंदर हमने पहले पढ़ा काजिस क्या होते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वाया किस पाथवे के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसको एलिमिनेट कैसे करते होते हैं, बात खत्म। उसके बाद हमने पढ़ा एमेल्डोसिस, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा AL यूज़ हो रहा था, सेकेंडरी में हमारा AA यूज़ हो रहा होता है। प्राइमरी में इतने ख़त्म हो गए, सेकेंडरी में AA बनता कहाँ से, SAA से। SAA आगे कहाँ से करवा रहा होता है, FMF करवा रहा होता है। ठीक है, FMF कहते हैं एपिसोड्स ऑफ फीवर को, जिसको आप मलेरिया भी कह सकते हो। ठीक हो गया ना, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने एंड पे जो चीज़ पढ़ी है हमने, उसके बाद कुछ वो उसके बाद हमने जो है ना वो काजिस पढ़ लिए हैं थोड़े से, जो जिसको कहते हैं हमारे पास पहले हमने पढ़ा डायलिसिस क्या होता है, बाद में डायलिसिस क्या होता है, उसके बाद शुगर टाइप 2, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 वगैरह। उसके बाद हमने पढ़ा एल्जाइमर डिसीज़। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज जिसमें हमारा डाउन सिंड्रोम आता है, डाउन सिंड्रोम आता है जिसमें आप 21st क्रोमोसोम के अंदर इशू होता है। उसके बाद हमने डायलिसिस में आपके जॉइंट्स के अंदर मसला होता है। हमने बाकी सारी की सारी प्रोटीन्स पढ़ ली। ठीक है, ये हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया।